सुझाव से सहमत हो गए थे और राम सुंदर दास को मुख्यमंत्री बनाने पर राजी हो गए, लेकिन लालू यादव ने पीछे हटने से इंकार कर दिया। दूसरी तरफ चंद्रशेखर, जो पहले से ही वीपी सिंह से राजनीतिक बदला लेने के मौके की तलाश में थे, उन्होंने विधायक दल की बैठक में लालू को जिताने के लिए एक नई चाल चल दी। उन्होंने अपने करीबी रघुनाथ झा को तीसरे उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार दिया ताकि वोटों का बंटवारा हो जाए और लालू चुनाव को जीत जाए, और यही रणनीति काम कर गई। विधायक दल की बैठक में लालू को बहुमत मिला, लालू यादव मुख्यमंत्री बने और पासवान की रणनीति असफल हो गई और उन्हें इस हार का भारी राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ा। इसी समय केंद्र में वीपी सिंह और उप प्रधानमंत्री देवीलाल के बीच में भी टकराव हो गया। 1 अगस्त साल 1990 को देवीलाल को सरकार से बाहर कर दिया गया। इसके बाद देवीलाल ने जनता दल के ओबीसी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के सांसदों को अपने पाले में करने की कोशिश की, जिससे वीपी सिंह की सरकार खतरे में पड़ गई। इसी संकट के बीच वीपी सिंह ने एक बड़ा दांव चल दिया। उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान कर दिया। ये घोषणा 7 अगस्त साल 1990 को हुई और इसी के तहत ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में 27% आरक्षण देने की व्यवस्था लागू हो गई। इसका मकसद था कि ओबीसी सांसद और नेता देवीलाल के खेमे में ना जाएं और वीपी सिंह सरकार को समर्थन बनाए रखें। मंडल कमीशन लागू होने के साथ ही देश में एक नई सामाजिक राजनीतिक धारा का उदय हुआ, जो बाद में उत्तर भारत की राजनीति को दशकों तक प्रभावित करने वाली साबित हुई। जब वीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया, तब बैठक में यह प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन इससे पहले केवल 2 लोगों को इसकी जानकारी थी, एक रामविलास पासवान और दूसरे शरद यादव। बैठक में पासवान ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, मंडल कमीशन लागू होने के बाद हमें 20 साल तक सत्ता से कोई नहीं हटा सकता। इसका विरोध करते हुए कैबिनेट मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, प्रधानमंत्री जी 20 साल तो छोड़िए, अगर आप 20 हफ्ते भी सत्ता में रह गए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। तमाम विरोध के बावजूद वीपी सिंह, रामविलास पासवान और शरद यादव अपने फैसले पर अड़े रहे और 7 अगस्त साल 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया गया, जिसके तहत ओबीसी को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 27% का आरक्षण मिला। इसके बाद पासवान, शरद यादव और वीपी सिंह आरक्षण के प्रतीक नेता बन गए। एक दलित जो कि रामविलास पासवान थे, एक ठाकुर वीपी सिंह और एक पिछड़ा शरद यादव। पासवान और शरद यादव ने आरक्षण के समर्थन में देश भर में रैलियां की और मंडल कमीशन को सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम बताया। मंडल आयोग लागू होते ही देश भर में ऊपरी जातियों के छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया। 152 छात्रों ने आत्मदाह की कोशिश की, जिसमें 63 की मौत हो गई। वीपी सिंह और पासवान, जो कुछ दिन पहले तक सामाजिक न्याय के हीरो थे, अब मीडिया के निशाने पर थे। खासकर अंग्रेजी मीडिया ने कटघरे में खड़ा किया। इंडियन एक्सप्रेस के संपादक अरुण शौरी ने अपने संपादकीय में इस कदम को जाति युद्ध शुरू करने जैसा बताया और सरकार की आलोचना की। इस तमाम विरोध के बावजूद रामविलास पासवान ओबीसी आरक्षण के समर्थन में डटे रहे और यह साफ किया कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो एलीट वर्ग के लोग हैं, जो शहरों में अपने बबल में रहते हैं और ग्रामीण और वंचित समाज की सच्चाई से कटे हुए हैं। पासवान ने अपनी पत्रिका न्याय चक्र में लिखा, अखबार पिछड़ों को आरक्षण के खिलाफ ऐसे लड़ रहे हैं जैसे वे आजादी का दूसरा आंदोलन कर रहे हों। मंडल कमीशन के असर को राजनीतिक रूप से काटने के लिए बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन को तेज कर दिया। लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की, जिसे बिहार में लालू यादव की सरकार ने गिरफ्तार किया। इसके बाद बीजेपी ने जनता दल सरकार से समर्थन वापस लिया और वीपी सिंह की सरकार गिर गई। इस प्रकार मंडल आयोग को लागू करने में रामविलास पासवान की भूमिका केंद्रीय और निर्णायक रही। न सिर्फ रणनीतिक रूप से बल्कि वैचारिक रूप से भी सामाजिक न्याय के एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरे। वीपी सिंह की सरकार ज्यादा दिन नहीं चली, लेकिन इन कुछ महीनों में रामविलास पासवान अपने राजनीतिक जीवन की चोटी पर थे। उन्हें मजदूरों और समाज कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली थी। इस दौरान पासवान ने एक बड़ा सपना देखा, देश के हर इंसान को रोजगार दिलाने का कानूनी हक देना। वो चाहते थे कि रोजगार का अधिकार संविधान में शामिल हो, यानी ये एक मौलिक अधिकार बन जाए, ठीक वैसे ही जैसे बोलने या पढ़ने लिखने का हक मिलता है। उनके मंत्रालय ने इसके लिए कानून बनाने की तैयारी भी तेज कर दी, लेकिन सरकार इतनी जल्दी गिर गई कि बिल संसद तक पहुंच ही नहीं पाया। इस अधूरे सपने को करीब 15 साल बाद 2005 में कांग्रेस की सरकार ने आकर मनरेगा के रूप में पूरा किया। मनरेगा ने हर गांव के परिवार को साल में 100 दिन काम देने का वादा किया और संयोग देखिए, जब यह कानून आया उस वक्त रामविलास पासवान एक बार फिर से केंद्र सरकार में मंत्री थे। मानव इतिहास ने उनके अधूरे विचार को आखिरकार शक्ल दे दी हो। वीपी सिंह की सरकार के बाद कांग्रेस ने चंद्रशेखर का समर्थन किया और वो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उनकी सरकार भी कुछ ही महीनों में गिर गई। अब साल 1991 में देश में फिर एक बार चुनाव होने वाले थे। इस बार पासवान को डर था कि बिहार की हाजीपुर सीट पर लालू यादव उनसे बदला ले सकते हैं।
वजह साफ थी, जब लालू मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे तब पासवान ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की थी। हाजीपुर की कुछ विधानसभा सीटों पर यादवों की संख्या ज्यादा थी और पासवान को शक था कि यहां लालू उनके खिलाफ साजिश कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, अपनी पुरानी सीट छोड़ी और रोसड़ा से चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही पासवान ने रणनीति बदली, किस्मत ने भी नया मोड़ ले लिया। जिस दिन रोसड़ा में वोटिंग हो रही थी, उसी दिन तमिलनाडु में राजीव गांधी की हत्या हो गई। लोगों को लगा अब इतिहास खुद को दोहराएगा। जैसे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद साल 1984 में पासवान चुनाव हार गए थे, वैसे ही शायद इस बार भी हार जाएंगे। लेकिन इस बार पासवान डटे रहे और जब नतीजे आए तो 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से पासवान चुनाव जीत गए थे। हालांकि इस बार सत्ता कांग्रेस के पास चली गई और पासवान विपक्ष में चले गए। अब उनका ध्यान बिहार से हटकर पूरी तरह दिल्ली की सियासत पर था। उधर बिहार में लालू यादव सत्ता पर काबिज थे और नीतीश कुमार खुद को उनके एकमात्र विकल्प के तौर पर साबित कर रहे थे। बिहार में अब कोई खाली जगह नहीं बची थी जहां पासवान खड़े हो सके। लेकिन रामविलास पासवान को ऐसा लग रहा था कि शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका निशाना अब दिल्ली की सत्ता थी। साल 1996 के लोकसभा चुनावों की तैयारियां तेज कर दी। चुनाव हुए लेकिन नतीजे बिखरे हुए आए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से कोसों दूर थी। देश में फिर सियासी उलझनों का दौर शुरू हुआ और इसी उलझन में पासवान को एक मौका मिलने वाला था खुद को साबित करने का। 1996 में जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तब भी अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बना ली। ये सरकार सिर्फ 13 दिन चली, लेकिन इस दौरान संसद में जो बहस हुई वो इतिहास में दर्ज हो गई। रामविलास पासवान ने इस बहस में बीजेपी के हिंदुत्व राजनीति पर सीधा और धारदार हमला किया। कहा कि जनादेश किसी एक पार्टी के लिए नहीं, बल्कि गठबंधन और सेक्युलर ताकतों के समर्थन में है। पासवान ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि मंडल कमीशन को रोकने और पिछड़ों के अधिकार छीनने के लिए राम मंदिर की रथ यात्रा निकाली थी, जो धार्मिक नहीं थी। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात पर तंज कसते हुए कहा कि जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब हिंदू हैं, लगभग सारे मुख्यमंत्री हिंदू हैं, 99% नौकरियां हिंदुओं के पास है, तो फिर बार बार हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों उठ रही है? और अगर हिंदू राष्ट्र बन भी गया तो एक आम हिंदू को क्या मिलेगा? पासवान यही नहीं रुके, पूछा कि क्या यादव, कुर्मी, कोरी, धोबी, नाई ये सब हिंदू नहीं है? तो फिर बीजेपी इनके आरक्षण की मांग का विरोध क्यों कर रही? बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद कोई भी पार्टी बीजेपी का साथ देने को तैयार नहीं थी। पासवान के जैसे नेताओं की आवाज और जनता के दबाव के चलते वाजपेयी सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई और इस्तीफा देना पड़ा, और इसके बाद जनता दल के एच डी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन गए। रामविलास पासवान प्रधानमंत्री तो नहीं बने, लेकिन जो जगह पासवान को मिली वो किसी ताज से कम नहीं थी। देवगौड़ा के प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदी पट्टी में उसकी सरकार का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद चेहरा पासवान थे। देवगौड़ा उन पर इतने निर्भर थे कि लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस जैसे ताकतवर पद भी रामविलास पासवान को सौंप दिया। आमतौर पर यह जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री निभाते हैं, लेकिन भारत के इतिहास में यह सिर्फ तीसरी बार हुआ था जब कोई और नेता इस पद को संभाल रहा था। इसके साथ ही रामविलास पासवान को रेल मंत्रालय मिला, लेकिन उन्हें अंदाजा था कि देवगौड़ा की सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं, इसलिए उन्होंने वक्त गंवाने के बजाय आक्रामक रफ्तार में काम तेज कर दिया। रेलवे में जितने भी अस्थायी कर्मचारी थे उन्हें एक झटके में पक्का कर दिया। नियमों की परवाह किए बगैर अपने पर्सनल स्टाफ में 74 लोगों को रख लिया, जिनमें से कई उनके अपने जिले खगड़िया या फिर लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर से थे। रेल मंत्री के तौर पर उनका सबसे बड़ा और विवादित फैसला रेल के 6 नए जोन बनाना। इनमें से एक जोन का हेडक्वार्टर अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर को बना लिया। विपक्ष ने इसे लेकर हमला किया, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन 2003 में कोर्ट का फैसला रामविलास पासवान के पक्ष में आया। सिर्फ सियासत नहीं बल्कि रणनीतिक फैसले भी लिए। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट जैसी सीमाई और संवेदनशील जगहों तक रेलवे लाइन बिछवाना उनके कार्यकाल में शुरू हुआ। इसी दौरान एक और बड़ा कदम उठाया जिसने सभी को चौंकाया। प्रधानमंत्री देवगौड़ा से पूछे बगैर संसद में महिला आरक्षण बिल लाने का ऐलान कर दिया। 12 सितंबर 1996 को यह बिल पहली बार संसद में पेश हुआ। पासवान ने इसके लिए आम सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन देवगौड़ा सरकार जो पहले ही डावलडोल थी, उसके पास बिल पास करवाने लायक संख्या बल नहीं था और जल्द ही कांग्रेस ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया, ये कहते हुए कि देवगौड़ा उतने सेकुलर नहीं है जितना होना चाहिए। सदन में सरकार की तरफ से जवाब देने की जिम्मेदारी पासवान की थी। संसद में गर्जना करते हुए कहा कि हम देवगौड़ा की लीडरशिप में जिएंगे और मरेंगे, लेकिन राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता। 11 अप्रैल साल 1997 की आधी रात को देवगौड़ा की सरकार गिर गई और 22 अप्रैल को जब आई के गुजराल प्रधानमंत्री बने, तो वही पासवान जो देवगौड़ा के लिए जीने मरने की कस्में खा रहे थे, वो चुपचाप गुजराल के साथ हो गए
और लीडर ऑफ हाउस, रेल मंत्री दोनों पद फिर संभालते नजर आए। दरअसल रामविलास पासवान का असली राजनीतिक हुनर यही था और इसी वजह से उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहा गया। भावनाओं की भाषा बोलना, लेकिन फैसले वो हमेशा सत्ता की गणित से लेना। रामविलास पासवान और लालू के बीच दरार अब सार्वजनिक हो चुकी थी। बिहार में ट्रेन डकैतियों की घटनाएं बढ़ रही थीं और पासवान ने इसके लिए सीधे तौर पर लालू यादव को जिम्मेदार ठहराया, जो उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री थे। लालू ने पलटवार करते हुए कहा कि रेल सुरक्षा की जिम्मेदारी पासवान की है, क्योंकि आरपीएफ उनके अधीन आती है। बात यही नहीं रुकी। लालू उस वक्त जनता दल के अध्यक्ष भी थे और पासवान अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष से टकरा गए। मई 1997 तक हालात इतने बिगड़ गए कि पासवान ने खुलेआम आरोप लगाया कि उनके काफिले पर लालू समर्थकों ने पत्थरबाजी की और जब वो भी नाकाम रही तो देसी बम से हमला कर दिया। पासवान ने लालू के सबसे बड़े दावे सामाजिक न्याय को चुनौती दी। कहा कि सामाजिक न्याय का मतलब सिर्फ अपने परिवार या जाति को आगे बढ़ाना नहीं होता। अब जनता को फर्जी और असली नेताओं में फर्क करना सीखना होगा। इस सियासी जंग ने उस वक्त निर्णायक मोड़ लिया जब जनता दल के अध्यक्ष पद के चुनाव हुए। पासवान ने शरद यादव को लालू के खिलाफ खड़ा किया। लालू को चुनौती रास नहीं आई और 5 जुलाई साल 1997 को जनता दल को तोड़ते हुए अपनी अलग पार्टी बना ली, राष्ट्रीय जनता दल, जिसे आज हम आरजेडी कहते हैं। बिहार में जनता दल के 22 में से 18 सांसद लालू के साथ चले गए। जो लोग बचे उसमें पासवान भी थे। उधर केंद्र की राजनीति में भी उथल पुथल जारी थी। गुजरात सरकार गिर चुकी थी। 1998 में एक बार फिर लोकसभा के चुनाव हुए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बने। 28 मार्च को विश्वास मत हुआ और पासवान ने वाजपेयी सरकार के खिलाफ वोट डाला। सरकार बहुमत से टिक गई, लेकिन पासवान ने 4 दिन बाद संसद में ऐसा हमला बोला जिसकी गूंज दूर तक सुनाई पड़ी। उन्होंने कहा कि अगर आडवाणी जहर है तो वाजपेयी मीठा जहर है। पासवान ने हिंदुत्व की पूरी थ्योरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसका भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पर भी प्रहार किया। कहा कि जैसे आग और पानी का कोई धर्म नहीं होता, वैसे ही देश भी किसी धर्म का नहीं होता। अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो फिर खालिस्तान या इस्लामिक राष्ट्र पर भी सवाल उठाने का हक खो बैठेंगे। इस दौर में पासवान की राजनीति पूरी तरह तीखी हो गई थी। लालू के खिलाफ भीतर से और बीजेपी के खिलाफ बाहर से। उनका तेवर, उनके टोन, दोनों में कोई मुलायमियत नहीं थी। वे अब सिर्फ नेता नहीं रहे बल्कि विचार बनना चाहते थे। एक ऐसा विचार जो ना किसी जाति से बंधा हो, ना किसी मजहब से। रामविलास पासवान की राजनीति की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उनकी राजनीति में जितनी धार थी उतने ही जबरदस्त उनके यूटर्न थे। जो पासवान कुछ दिनों पहले तक संसद में खड़े होकर बीजेपी और आडवाणी वाजपेयी को जहर या मीठा जहर कह रहे थे, वही पासवान बिहार में लालू यादव को हराने के लिए शरद यादव के साथ बीजेपी के गठबंधन में शामिल हो गए। जनता दल की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने इस कदम का खुला विरोध किया। कहा कि बीजेपी से हाथ मिलाना पार्टी की आत्मा पर हमला होगा। लेकिन पासवान और शरद यादव को यकीन था कि अगर वह बीजेपी के साथ नहीं गए तो उनका राजनीतिक करियर डूब जाएगा। पासवान का यह मानना था कि आरजेडी का भ्रष्टाचार और सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री बनना बीजेपी की सांप्रदायिकता से भी बड़ा खतरा है। यानी जो सांप्रदायिकता कभी उन्हें जहर लगती थी, अब वो गायब हो चुकी थी, क्योंकि सत्ता से दूर रहना उन्हें और बड़ा जहर लग रहा था। यहीं से राजनीति में एक नया मोड़ आया। शरद यादव और पासवान ने मिलकर जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू नाम की एक नई पार्टी गठन किया। राजनीतिक रूप से यह दांव पासवान के लिए फायदेमंद रहा। वो एक बार फिर अपनी परंपरागत सीट हाजीपुर से भारी बहुमत 56% वोटों के साथ जीत गए। उनके भाई रामचंद्र पासवान भी रोसड़ा से लोकसभा पहुंच गए, लेकिन यह राजनीतिक एकता ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। जेडीयू 2 हिस्सों में बंटने लगी। एक तरफ नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस की समता पार्टी, जो खुद को अलग पार्टी की तरह चलाती रही। दूसरी तरफ शरद यादव और पासवान की जेडीयू, जो फिर से अकेली पड़ने लगी थी। फिर साल 2000 में बिहार चुनाव का माहौल गर्म हो गया। एनडीए खेमे में सियासी तापमान कम नहीं था। रामविलास पासवान और नीतीश दोनों चाह रहे थे कि चुनाव से पहले उन्हें एनडीए का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। दोनों की रणनीति एक थी, ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर गठबंधन में खुद को बड़ा भाई साबित करना। सबको लग रहा था कि लालू यादव की हार इस बार तय है और इसीलिए सीटों की होड़ तेज थी। लेकिन आपसी खींचतान एनडीए को भारी पड़ा और जब नतीजे आए तो आरजेडी को एनडीए से 2 सीटें ज्यादा मिली।
आरजेडी को 124 सीटें और एनडीए को 122, यानी थोड़ी सी एकजुटता और होती तो उस दौर में नतीजा पलट जाता। हालांकि एनडीए ने कम सीटों के बावजूद सरकार बनाने की कोशिश की। बीजेपी के अधिकतर नेता चाहते थे कि पासवान मुख्यमंत्री बने। अगर पासवान भी थोड़ी पहल करते तो शायद मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मिल जाती, लेकिन उनकी दिलचस्पी मुख्यमंत्री बनने में नहीं, उनकी नजर हमेशा दिल्ली की तरफ प्रधानमंत्री पद पर रही। लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि नीतीश मुख्यमंत्री बने। पासवान ने सुशील कुमार मोदी को फोन कर